हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज देखो हम लेसन का सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। अब यहाँ कहता है अब ये क्या है कि उनका अपने आप में एक दो व्यक्तियों का कोई भी दो डिग्नेटरीज हैं अच्छे आदमी उनका एक इंटरव्यू है। ठीक है, तो अब इसमें कहता है कि आई एम अ प्रोफेसर हु राइट्स नॉवेल्स ऑन संडेज अम्बर्टो इको। अब अम्बर्टो इको जो है वो कहता है कि मैं एक प्रोफेसर हूँ जो कि मतलब संडेज यानी रविवार के दिनों के ऊपर या मतलब रविवारों पर जो कि नॉवेल्स इत्यादि या उपन्यास लिखता हूँ। द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ ए अम्बर्टो इको। नीचे दिया गया एक अम्बर्टो इको का एक अंश मात्र है, ठीक है ना, एक अंश है जो कि उसके इंटरव्यू से लिया गया। द इंटरव्यूअर इज मुकुंद पद्मनाभम फ्रॉम द हिंदू। इंटरव्यू लेने वाले मुकुंद पद्मनाभम है जो द हिंदू अखबार से हैं। अम्बर्टो इको अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटली। और अम्बर्टो इको जो है वो इटली की बोलोग्ना विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर हैं। हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड अ फॉर्मिडेबल रेपुटेशन, जिन्होंने अभी हाल में ही एक बहुत अच्छा स्तर की प्रसिद्धि प्राप्त की है। एज अ स्कॉलर, एक विद्वान होने के नाते, फॉर हिज आइडियाज़ ऑन सेमियोटिक, यानी सेमियोटिक होता है इशारों का जो विज्ञान होता है, साइंस, उसके ऊपर इन्होंने काफ़ी मतलब कि वो प्राप्त किया है। और कहता है कि स्कॉलर मतलब काफ़ी विद्वान है इशारों के विज्ञान में। द स्टडी ऑफ साइंस, जो कि विज्ञान मतलब कि इशारों का अध्ययन जिसमें किया जाता है। लिटरेरी इंटरप्रिटेशन एंड मेडिवल एस्थेटिक बिफोर ही टर्न्ड टू राइटिंग फिक्शन। और कहता है कि उसके बाद लिटरेरी इंटरप्रिटेशन और लिटरेरी मतलब साहित्यिक, इंटरप्रिटेशन स्पष्टीकरण और साहित्यिक स्पष्टीकरण, एंड मेडिवियल एस्थेटिक बिफोर ही टर्न्ड टू राइटिंग फिक्शन। और उसके बाद मध्यकालीन, ठीक है, एस्थेटिक्स बिफोर ही टर्न्ड टू द राइटिंग फिक्शन। और मध्यकालीन जो विषयों के इतिहास के बारे में जो इन्होंने यहाँ पर इसमें बताया है। लिटरेरी फिक्शन और साहित्यिक जो कहानियाँ जो हैं वो छोटे उपाख्यान, एकेडमिक टेक्स्ट्स और शैक्षणिक जो शिक्षा से संबंधित जो विषय हैं वो एसेज, निबंध, चिल्ड्रंस बुक बच्चों की किताबें, न्यूज़पेपर आर्टिकल अखबारों के आर्टिकल, इज रिटन आउटपुट इन स्टैगरिंगली लार्ज। और कहता है कि उसके जो लिखे हुए विषय हैं वो और भी अधिक बड़े हैं। स्टैगरिंग मतलब अत्यधिक, एंड वाइड रेंजिंग और विस्तृत शाखाओं वाले, यानी ये सभी हैं। इन 1980 में ही एक्वायर्ड द इक्विवेलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम विद द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज। और कहता है कि 1980 में ही एक्वायर्ड द इक्विवेलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम, उसने एक उच्च स्तर का बौद्धिक मतलब जैसे काफ़ी ऊंचे स्तर के ऊपर, ठीक है। अभी कहता है कि इन 1980 ही एक्वायर्ड द इक्विवेलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम विद द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज। और 1980 में ही एक्वायर्ड उन्होंने प्राप्त की द इक्विवेलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्टारडम, मतलब एक काफ़ी बौद्धिक लेवल के स्तर पर उन्होंने एक उच्च स्तर की प्रसिद्धि प्राप्त की। उनका जो नॉवल था द नेम ऑफ द रोज, जो जिसकी लगभग 10 मिलियंस मतलब इससे भी ज़्यादा कॉपी, जो 10 लाख उसकी कॉपी जो बिकी थी उससे।
अब मुकुंद उनसे पूछते हैं द इंग्लिश नॉवल एंड एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क्ड, कहता है कि अंग्रेजी के उपन्यासकार और शास्त्री जो डेविड लॉज हैं उन्होंने एक बार कहा था कि आई कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल थिंग्स ही डज इकोज, जो करता है कि उन्होंने कहा था कि मैं नहीं समझ सकता एक आदमी सारी चीज़ें या सारे काम कैसे कर सकता है जैसे कि इको करते हैं। अब अम्बर्टो इको कहता है कि मैं भी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मैनी थिंग्स, शायद मैंने कई चीज़ों को करने का प्रभाव छोड़ा, बट इन द एंड, पर आखिरकार आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग, पर अंत में मैं मानता हूँ कि मैं हमेशा ही एक प्रकार का काम करता आ रहा हूँ। मुकुंद कहता है कि विच इज़ कौन सा। अम्बर्टो इको कहता है कि नाउ दैट इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन, जिसको कि अब वर्णन करना बड़ा मुश्किल है। आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट्स, मेरे कुछ मतलब एक दार्शनिक रुचियाँ भी हैं। आई हैव एंड आई परशो देम थ्रू माई एकेडमिक वर्क, और मैं उन्हें अपने शैक्षणिक कार्य के द्वारा आगे बढ़ाता हूँ। एंड माई नॉवेल्स, और मेरे उपन्यास हैं। कहता है कि इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस। यू सी, आप देखते हैं कि मेरा जो बच्चों के लिए जो किताबें हैं वो भी नॉन वायलेंस, अहिंसा एंड पीस और शांति के लिए हैं। द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट्स। और कहता है कि इसी प्रकार से मतलब ये सभी एक नैतिक और दार्शनिक रुचियों का एक समूह है। एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, कहता है कि फिर मेरे पास एक रहस्य है। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हाट विल हैपन इफ़ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस फ्रॉम द यूनिवर्स, यदि ब्रह्मांड में से खाली स्थान को आप ख़त्म कर देंगे तो क्या होगा। एलिमिनेट होता है ख़त्म कर देना। एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेसेस, और खाली स्थान को समाप्त कर दें, इन ऑल द एटम्स, सभी अणुओं में, तो उससे क्या होगा। द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माई फिस्ट, तो कहता है कि जो यूनिवर्स पूरा ब्रह्मांड है वो सिंपल साधारण तौर पर एक मेरी मुट्ठी के बराबर रह जाएगा। सिमिलरली, उसी प्रकार से वी हैव अ लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेसिस इन आवर लाइफ्स, हमारे जीवन में भी बहुत से रिक्त स्थान है, खाली स्थान है। आई कॉल देम इंटरसेक्ट्स, और मैं उन्हें अंतराल कहता हूँ। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, सोचो आप मेरे निवास पर आ रहे हो। यू आर इन एन एलिवेटर, और कहता है कि आप एक एलिवेटर पर हो। एंड वाइल यू आर कमिंग अप, जब आप ऊपर की तरफ आ रहे हो, आई एम वेटिंग फॉर यू, तो मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। दिस इज़ एन इंटरसेक्ट एन एम्प्टी स्पेस, यह एक मतलब जो कहता है कि दिस इज़ एन, जब आप ऊपर आ रहे हैं तो कहता है कि दिस इज़ एन इंटरसेक्ट, तो यह अपने आप में एक अंतराल है। एन एम्प्टी स्पेस, एक खाली स्थान है। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस, और मैं रिक्त स्थानों में कार्य करता हूँ। वाइल वेटिंग फॉर योर एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर, जब आपकी एलिवेटर यानी सीढ़ी चल के फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर तक आती है। आई ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल क्लास, तो हंसता है कि मैं तब तक एक लेख लिख चुका होता हूँ। अब मुकुंद कहते हैं नॉट एवरी वन कैन डू दैट ऑफ कोर्स, निसंदेह प्रत्येक कोई ऐसा नहीं कर सकता। यू आर नॉन फिक्शनल राइटिंग, और कहता है कि आपकी जो सच्ची लेखनी है वो योर स्कॉलरली वर्क, और आपका विद्वत्तापूर्ण कार्य हैज़ अ सर्टेन प्लेफुल, कहता है कि उसका एक निश्चित रूप से एक मनोरंजन एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट, इसकी एक व्यक्तिगत गुण इसका है। इट इज़ अ मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल, यह एक नियमित शैक्षणिक तरीके से विदाई सी लगती है। विच इज़ इनवेराबली डीपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग, जो कि अपने आप में समान रूप से अव्यक्तिगत और प्राय रूखी और बोर कर देने वाली होती हैं। ठीक है ना। डीपर्सनलाइज्ड मतलब कि
व्यक्तिगत रूप से, ठीक है। ड्राई, रूखी एंड बोरिंग और बोर कर देने वाली है। हैव यू कॉन्शियसली एडॉप्टेड एन नॉन इनफॉर्मल अप्रोच, कहता है कि क्या आपने जानबूझकर कोई औपचारिक विधि अपनाई। और इज़ इट समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू, या फिर ऐसी जो प्राकृतिक रूप से आप में आ गई हो। अब अम्बर्टो इको कहता है कि व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टरल डिसर्शन इन इटली, जब मैंने इटली में अपना पहला शोध पत्र प्रस्तुत किया, वन ऑफ द प्रोफेसर सेड, तो एक प्रोफेसर ने कहा था कि स्कॉलर्स लर्न अ लॉट ऑफ अ सर्टेन सब्जेक्ट, कहता है कि मतलब शोधकर्ता बहुत से निश्चित विषय चुनते हैं, देन दे मेक अ लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, और फिर उसके बाद वे बहुत सी असत्य कल्पनाओं परिकल्पनाओं का निर्माण करते हैं। हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पनाएं, फॉल्स झूठी। देन दे करेक्ट देम, फिर वो उन्हें सही करते हैं। एंड एट द एंड, और आखिरकार दे पुट द कंक्लूजन्स, वो इस एक शीर्षक पर निकलते हैं। यू ऑन द कंट्री, इसके विपरीत आप उन्हें बताओ। टोल्ड द स्टोरी ऑफ योर रिसर्च, अपने ज्ञान से संबंधित जो कहानी है वो उन्हें बताओ। इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर्स, और जिसके अंदर तुम्हारे मतलब कि ट्रायल्स और एरर मतलब तुम्हारे प्रयास और जो गलतियां हैं वो भी उसमें हों। एट द सेम टाइम, उसी समय ही रिकग्नाइज्ड, उसने मान लिया, आई वॉज राइट, कि मैं सही था। एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माई डिसर्शन एज अ बुक, और कहता है कि उसके बाद मैं मेरे शोध पत्र को एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने के लिए मैंने दिया, विच मींट ही अप्रिशिएटेड इट, जिसका अभिप्राय ये हुआ कि उन्होंने काफ़ी प्रशंसा मेरी की। एट दैट पॉइंट, उस स्तर पर, एट द एज ऑफ 22, 22 वर्ष की उम्र में, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया, स्कॉलरली बुक शुड बी रिटन द वे आई हैड डन, कि और उस समय 22 वर्ष की उम्र में मैं समझ गया था कि विद्वत्तापूर्ण पुस्तकों को उसी तरीके से लिखा जाना चाहिए जैसे मैंने लिखा था। बाई टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च, और उसमें साथ के साथ मतलब जो शोध के बारे में जो कहानी थी उसको भी साथ के साथ मैंने बताया। दिस इज़ वाई माई एसेज ऑलवेज हैव अ नैरेटिव एस्पेक्ट्स, कहता है कि और उसके बाद यही कारण है कि जो मेरे निबंध हैं वो वर्णनात्मक होते हैं। दिस इज़ वाई, इसीलिए माई एसेज ऑलवेज हैव अ नैरेटिव एस्पेक्ट, वो एक वर्णन में काफ़ी लंबे होते हैं। एंड दिस इज़ वाई प्रोबेबली आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव्स नॉवल सो लेट एट द एज ऑफ 50 मोर देन और लेस, कहता है कि और उसके बाद, और यही तो कारण है कि मैंने अपने जो नॉवेल्स हैं, एंड दिस इज़ वाई, इसीलिए प्रोबेबली शायद, आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव नॉवेल्स सो लेट, मैंने अपने नॉवल काफ़ी बूढ़े होने तक या 50 की एज तक लिखने शुरू किए। आई रिमेंबर, मुझे ध्यान है, दैट माई डियर फ्रेंड रोलैंड बार्थ वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड, और कहता है कि मुझे वो भी सभी ध्यान है जब मेरा प्रिय मित्र रोलैंड बार्थ हमेशा दुखी रहता था। दैट ही वॉज एन एसेस्ट, कि वह एक निबंधकार था। एंड नॉट अ नॉवलिस्ट, एक उपन्यासकार नहीं था। ही वॉन्टेड टू डू द क्रिएटिव राइटिंग वन डे, एक दिन उसने काफ़ी, कहता है कि वॉन्टेड टू डू द क्रिएटिव राइटिंग, और उसके बाद उसने मतलब कि जो लिखना वगैरह जो था उसमें काफ़ी रुचि दिखानी शुरू की। बट ही, कहता है ना कि ही वांटेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे और अनदर, वह भी किसी दिन अच्छी सी लेखनी लिखना चाहता था। बट ही डाइड बिफोर ही कुड डू सो, पर वह ऐसा करने से पहले मर गया। आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, कहता है कि मतलब मुझे इस तरह के जो थे
क्या कि आई नेवर फेल्ट, पर मैंने कभी महसूस नहीं किया, दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, इस प्रकार की खिंच मैंने कभी महसूस नहीं किया। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट, मैंने नावल लिखना एक्सीडेंट के बाद में शुरू किया। ये एक लाइन और देखो, आई हैड नथिंग टू डू वन डे एंड सो आई स्टार्टेड। और कहता है कि मेरे एक दिन मेरे पास करने को कुछ भी नहीं था, ठीक है, एंड सो आई स्टार्टेड, इसलिए मैंने लिखना शुरू किया। नॉवेल्स प्रोबेबली सेटिस्फाइड माई टेस्ट फॉर नरेशन, हो सकता है कि जो उपन्यास है वो निश्चित तौर पर मेरी और रुचि और वर्णन को स्पष्ट करता हो। ठीक है, बस स्टूडेंट्स इतना ही पढ़ेंगे आज। थैंक्स।